हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। देखिए, इस वीडियो में जैसा आप सबको पता लग चुका है कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, स्पेशली फ़िज़िक्स की, जिसमें हमें दिक्कत आती है, कई बच्चों को दिक्कत आती है। एक फ़िज़िक्स जो सब्जेक्ट है, इसको ऐसा हवा बना रखा है कि भाई ज़्यादातर बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं कि फ़िज़िक्स में हमारे मार्क्स नहीं आ रहे। अब फिज़िक्स में कैसे हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो देखिए इसके लिए हमें कोई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अब वो स्ट्रेटजी क्या है, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि वेटेज कैसे जो है, मतलब मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है, यानी वेटेज कैसा रहता है, पहले ये जानेंगे। फिर उसके बाद हम ये जानेंगे कि हमें किस चैप्टर से कौन से टॉपिक कवर करने हैं, किसके न्यूमेरिकल हमें लगाने हैं, किसके है ना, मतलब किस में से डेफिनेशंस पढ़नी है। वैसे देखा जाए तो सीबीएसई का जो पेपर पैटर्न होता है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो अभी ये सारा जो ज़्यादातर रुझान है क्वेश्चन का, वो कंपटीशन लेवल पर है। यानी कि कंपटीशन में जैसे क्वेश्चंस आते हैं उस हिसाब से पेपर को डिज़ाइन करने की कोशिश की गई है। इसलिए आपको कोर कॉन्सेप्ट तो अच्छे से सीखना पड़ेगा, क्योंकि बिना कोर कॉन्सेप्ट सीखे तो आप पेपर को अटेंड कर पाना और उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ हो सकती है, जैसे जिन बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है कि जिनके साथ ये दिक्कत आ रही है कि भाई वो ना पहले से ही घबरा रहे हैं और उनको ये नहीं पता है कि भाई है ना किस तरह से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए कि बिना ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के भी हम अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो उसके लिए क्या प्लान बनाना है, कैसे करना है, चलिए मैं साथ साथ बताता जाऊँगा और आप इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें ताकि आप हर एक चीज़ को अच्छे से जान पाएँ। मैं बीच बीच में आपको मौका दूंगा ताकि आप है ना इसका स्क्रीनशॉट ले सकें और उसके हिसाब से आपको तैयारी में थोड़ी मदद मिल सके। देखिए, ये सिर्फ एक बेसिक प्लान है कि भाई किस तरह से पेपर डिज़ाइन होता है। कोशिश करूंगा मैं कि नेक्स्ट वीडियो ऐसा बनाऊं जिसके अंदर आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस और उनका जो एक मॉक पेपर होता है, ऐसा कुछ प्रैक्टिस करवा पाऊं। ये सब मैं ट्राई करूंगा अपने अगले वीडियो में आप लेकर आने की। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो पहले तो जो फिजिक्स का जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें प्रैक्टिकल एग्जाम, देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम में तो आपको पता होगा क्या होता है। ये अभी पेपर पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं कि ना किस तरीके से वेटेज रहता है, केवल ये जान रहे हैं। देखिए, तो जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, ये प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको देखिए 2 एक्सपेरिमेंट करने होते हैं हर एक सेक्शन से, है ना। तो ये होते हैं आपके मेजर एक्सपेरिमेंट। क्या होता है? मेजर एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। अब इसमें तो काफ़ी बच्चे जो हैं वो कंफर्टेबल होंगे, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस तो ये आपको स्कूल वगैरह में करवा दी जाती है और ये अच्छे से आपको ये नंबर मिल सकते हैं। तो ये 7 मार्क्स का होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो आपको, आपने प्रैक्टिकल फाइल वगैरह बना ली होगी, नहीं बनाई है तो बना लीजिए, क्योंकि 5 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसके बाद एक एक्टिविटी आती है जो कि 3 नंबर की होती है, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट होता है, जो कि आपको, आप यहाँ देख सकते हैं 3 मार्क्स का होता है। इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट के बाद वाइवा बेस्ड क्वेश्चन जो है, देखिए वाइवा वॉइस होता है, वो होता है 5 नंबर का, तो टोटल हो जाता है 30 मार्क्स। यानी आपके 30 मार्क्स तो यहाँ पर प्रैक्टिकल में बनते हैं। लेकिन मेन दिक्कत आती है थ्योरी में, तो वहीं पे अभी अपन जान लेते हैं। देखिए किसमें हमें कितना मार्क्स मिलेगा, किस चैप्टर में कितना मिलेगा, ठीक है। वैसे चैप्टर को बांट रखा है यूनिट में, तो इसलिए हम यूनिट वाइज ही हम चीज़ों को समझेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए पहला यूनिट जो आपका दिख रहा है, आपको पहला यूनिट दिख रहा है, ये पहले यूनिट के अंदर 2 चैप्टर रखे गए हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 रखे गए हैं। दोनों ही 5-5 नंबर के हैं और टोटल यूनिट बन जाती है 10 नंबर की। टोटल यूनिट कितने बन जा रही है? 10 नंबर की बन जा रही है। फिर देखो सेकंड जो यूनिट बनता है, सेकंड यूनिट बनता है जिसके अंदर सॉरी, यहाँ पर सेकंड यूनिट जो बनता है, सेकंड यूनिट के अंदर हम देखते हैं एक ही चैप्टर रखा गया है जिसको अपन कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। केवल क्या रखा गया है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। कितने का है? 6 नंबर का है। देखिए, तो अब वेटेज के हिसाब से अपन प्लान बनाए तो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए, इसीलिए जानना जरूरी है कि किस चैप्टर को हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। देखिए, जब भी आप प्लान बनाएं कि हमें कौन सा चैप्टर तैयार करना है, तो अपने कैपेबिलिटी को देखिए, क्योंकि हर सबका कैलिबर अलग अलग होता है, हर बच्चे का कैलिबर अलग होता है। इसलिए आप सबसे पहले ये देखें कि आप किस चैप्टर में बहुत अच्छे हैं और आप उसमें कितना स्कोर कर सकते हैं। तो जिसमें आपको लगता है कि बहुत अच्छा स्कोर हम कर सकते हैं, है ना, उन चैप्टर्स को पहले तैयार करो। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये सोचा कि नहीं पहले भारी वाले कर लेते हैं, बाद में हल्के वाले कर लेंगे और ये वो, इसके चक्कर में जो आ रहा है वो भी नंबर गंवा दोगे। इसलिए जो पहले आपका जो पोटेंशियल है, जो आपका स्ट्रेंथ है, पहले उस पर काम करो, ठीक है। वो नंबर को पहले ग्रास्प करो, उसके बाद नेक्स्ट पे चलो, ठीक है। देखिए, फिर इसके बाद जो अगर हम देखें थर्ड यूनिट के अंदर 2 चैप्टर रखे गए, ठीक है।
जिसमें चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 5 है, यानी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, और दूसरा है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसके अंदर देखिए तो देखिए 6 नंबर का और फिर 5 नंबर का, यानी टोटल 11 नंबर का बनता है। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर देखिए ये एक चैप्टर ही इकलौता 6 नंबर का है, और अगर इस वाले पार्ट में थोड़ा ध्यान दे दे अगर हम, तो देखो ये 11 नंबर कवर करके देता है। यानी देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत लेंथी चैप्टर है और बहुत सारी चीजें उसमें पढ़नी पड़ती है, लेकिन यहां पर देखिए इस वाले चैप्टर में इन दो चैप्टर्स को अगर हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें तो आसानी से कवर कर सकते हैं। इसमें से स्पेशली देखिए ये वाला जो 5 नंबर का जो आ रहा है, देखिए ये जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, इसमें तो ज्यादातर आप देखेंगे तो डाय पैरा और फेरोमैग्नेटिज्म मैग्नेटिक मटेरियल्स पर ही बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम इनको थोड़ा सा रट लें, मतलब थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट, मतलब जिसमें ज़्यादा हमें न्यूमेरिकल से डील नहीं करना है, सिर्फ अगर हम उसको रट लें तो भी आसानी से स्कोर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 5 नंबर स्कोर हो जाता है। ठीक इसी तरीके से देखिए जो यूनिट 4 बन रही है हमारी, यूनिट 4 के अंदर देखिए 2 चैप्टर रखे गए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी EMI, और दूसरा बनता है AC। देखिए AC जो है आप देखें तो ये पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड है। अगर आप न्यूमेरिकल में, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर टफ है। अगर आप देखें तो कुछ बेसिक फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम ये चैप्टर नंबर 7 पूरा कर सकते हैं। अगर आप LCR देखिए, इस चैप्टर नंबर 7 में स्पेशली ध्यान देना, जो LCR सर्किट होता है ना, सीरीज वाला LCR सर्किट, पैरेलल वाला नहीं काम पढ़ना हमें, सीरीज वाला जो LCR सर्किट है वो पढ़ना अच्छे से। अगर वो उसका उसमें भी क्या फॉर्मूले पढ़ने हैं, ठीक है। एक फेजर डायग्राम बनाना सीखना पड़ेगा आपको कि फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं, और बेसिकली आप ज्यादातर ध्यान किस पे दें कि जो LCR सर्किट के अंदर जो भी हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज निकाले हैं उनको लिस्टिंग कर लें, और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, क्योंकि LCR से ही हर तरह के जो जितने भी तरह के सर्किट हैं, चाहे आप CR कह दो, R कह दो, C कह दो या L कह दो, इन सारे सर्किट को हम डील कर सकते हैं। तो LCR सर्किट पे फोकस करना है। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो हालांकि ये सिर्फ 2 नंबर का ही है, कितने का है, सिर्फ 2 नंबर का बन रहा है, और ये जो बन रहा है EMI ये बन रहा है सिर्फ 4 नंबर का। तो देख लीजिए कि हमें सबसे ज्यादा फायदा कहां हो रहा था, हमें सबसे ज्यादा फायदा हो रहा था यहां पर, देख रहे हो, यूनिट नंबर 3 पे। अब यूनिट नंबर 3 है तो थोड़ी मुश्किल, कि इसमें कौन सा चैप्टर नंबर 4 मुश्किल है, जो ये 6 नंबर है ना, ये 6 नंबर लाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये जो चैप्टर नंबर 5 है ना, ये 5 नंबर लाना बहुत आसान है। यानी यहां पर मैं इसको रेड मार्क कर दे रहा हूं कि यानी ये वाला चीज तो हम आसानी से गेन कर सकते हैं। तो देखो ये 5 नंबर यहां पे अपन बटोर सकते हैं, और अगर चैप्टर नंबर 3 की प्रैक्टिस कर ली जाए थोड़ी सी, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल इतने भी टफ नहीं होते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए आपको, लेकिन ये यहां पर आप स्कोर कर सकते हैं चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। तो यहां से आप 6 नंबर बटोर सकते हो। 6 और 5 11। ये जो बच्चे जो कमजोर है पढ़ने, कमजोर नहीं कहूंगा मैं इस पे, एक्चुअल में उनका इंटरेस्ट ही कुछ अलग लेवल पे रहता है, ठीक है, पढ़ाई में थोड़ा मन कम लगता है, लेकिन अगर वो बच्चे भी इन 2 चैप्टर्स पे फोकस कर ले तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आगे आ जाइए, देखिए तो ये पूरी यूनिट सिर्फ 6 नंबर की बन रही है। कितने की बन रही है? सिर्फ 6 नंबर की बन रही है, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आप LCR सर्किट का फॉर्मूला और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर ले तो वो 2 नंबर तो फिक्स है अपने। EMI में क्या होता है कि कुछ लॉज वगैरह हैं जो मैं आपको बता दूंगा आगे, टेंशन मत लो, उनको अगर अपन तैयार कर लेंगे ना तो वहां से क्या है ना, थ्योरी बेस्ड कोई क्वेश्चन निकलता है तो अपन वहां पे स्कोर कर सकते हैं। देखिए इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ रट्टाफिकेशन है। ये भी 4 नंबर हम बटोर सकते हैं। मैं इस पर भी रेड सर्कल कर दे रहा हूं, क्योंकि जो बच्चे कमजोर हैं पढ़ने में या जिनको ऐसा लगता है कि फिजिक्स में पास होना भी मुश्किल है, वो ये चैप्टर अगर तैयार कर ले तो आसानी से यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है ऑप्टिकल रे ऑप्टिक्स। अब देखिए रे ऑप्टिक्स और वे जो नेक्स्ट यूनिट बनती है ना, मतलब 6th यूनिट, ये भी एक यूनिट से अलग, ये देखो ये यूनिट अलग है। 4 इसके अंदर एक ही चैप्टर था, लेकिन जो 6th यूनिट है इसके अंदर देखिए 2 चैप्टर है। फिर एक 10 नंबर का, एक 4 नंबर का है, एक 10 का है और दूसरा 4 नंबर का है, जिसमें ये 10 नंबर जो है ना ये बटोरा जा सकता है कि सर ये तो टफ चैप्टर है। अरे टफ नहीं है, सुनो भाई, इसके जो 1-1 मार्क्स के जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे MCQ वगैरह आ जाता है, वहां पे हो सकता है आपको दिक्कत आए। क्यों? क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, तो वहां पे हो सकता है आपको दिक्कत आए। लेकिन सबसे बड़ा फायदा बता रहा हूं, जो सेक्शन D में या E में जाते हैं तो वहां पर इसके जो क्वेश्चन आ जाते हैं, वहां पर क्या होता है कि लेंस मेकर फॉर्मूला की मदद से, लेंस मेकर फॉर्मूला और या फिर जो अपना गाउशियन रिलेशन है या फिर ऐसे कुछ टॉपिक्स है जिसके डेरिवेशंस आ जाते हैं और सीधे सीधे डेरिवेशन पूछ लेता है, तो वहां पर हम स्कोर कर सकते हैं। इसलिए आप इसको भी मार्क करें, ये 10 नंबर को छोड़ना नहीं है, ये 10 नंबर बटोरे जा सकते हैं। थोड़ी हिम्मत रखोगे तो ये 10 नंबर भी आ जाएंगे।
ठीक है। तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर देखो तो ये 4 नंबर का चैप्टर है। अगर आपको इजीली कुछ चीज़ें याद हो सकती है, जैसे इसमें देखा जाए तो कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं एक आध, और छोटी मोटी थ्योरी बनती है जो मैं बता दूंगा आपको, और वो अपन करें तो फिर हो सकता है। लेकिन बेसिकली मैं तो कहूँगा कि जो बच्चे कमज़ोर हैं, जिनके साथ दिक्कत आ रही है, फिजिक्स में पास होना बड़ा मुश्किल लग रहा है, वो इन चैप्टर्स पे फोकस कर ले। ठीक है, आगे आ जाइए। देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट बनती है वो देखिए, वो ड्यूल नेचर एंड मैथ। देखो ये वाला पूरा सेक्शन में मैं कहूँगा कि अगर कोई बच्चा सच में पास भी होना चाहता है ना, तो ये अगर इन तीन यूनिट्स पे अगर फोकस कर लेता है ना, तब भी उसके पास होने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। और जो बच्चे अपना परसेंटेज सुधारना चाहते हैं, मतलब जिनका सपना है कि भाई 96% या उससे ऊपर लाएं, तो इसके लिए तो भाई पूरी मेहनत लगेगी, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हाँ, पेपर पैटर्न जान लेने से और कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो आपके ये चांसेस हाई हो जाएंगे कि आप 96 से ऊपर गेन कर सकें। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये वाले सारे इनके क्वेश्चन जो भी आते हैं ना, उनको नहीं छोड़ना। चैप्टर भी इजी है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, आसानी से किया भी जा सकता है। देखिए कितने कितने नंबर बनते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान देना, ड्यूल नेचर के 4 नंबर बन रहे हैं, ये भी स्कोर किया जा सकता है आसानी से। एटम और न्यूक्लियाई के, देखिए इसमें आपको क्या है कि छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। दिक्कत यही है कि भाई एटम, न्यूक्लियाई और ड्यूल नेचर वगैरह में से आपको क्या है, छोटी छोटी चीज़ें है ना, वो टर्म्स और टर्मिनोलॉजी वगैरह आपको पढ़ना पड़ेगा, वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। सेमीकंडक्टर बहुत ही प्यारा चैप्टर। देखिए पहले के टाइम में ये चैप्टर थोड़ा टफ हुआ करता था, क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर वगैरह आ जाता था। लेकिन अभी ये चैप्टर थोड़ा आसान हो गया है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए फुल वेव रेक्टिफायर या हाफ वेव रेक्टिफायर, एक क्वेश्चन तो श्योर है कि आएगा ही आएगा। तो क्यों ना हम उस पर फोकस कर लें और यहाँ से ये 7 नंबर जो है बटोरे जा सके। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये 4, ये 4, ये 4 और ये 7। तो इस तरीके से जिन बच्चों को लगता है ना कि भी पास होना भी बड़ा मुश्किल है, वो अगर अभी से भी तैयारी करेंगे ना, तो भी वो बहुत आसानी से पास हो जाएंगे। बट लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं हम और डिले कर दें, तो ये गलत बात है, फिर आपके लिए दिक्कत आएगी, क्योंकि अपने पास टाइम बचा नहीं है। जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है, मैं उनको कह रहा हूं प्लीज अभी से पढ़ना शुरू कर दें, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। और जो बच्चे ऑलरेडी अपनी मेहनत कर रहे हैं, या फिर कई बच्चे ऐसे होते हैं जो IIT JEE नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, और उसके चक्कर में जो थ्योरी वाला पार्ट है, जैसे इसमें डेरिवेशंस वगैरह हो जाते हैं, तो ज़्यादातर कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे होते हैं जो पढ़ने में, वो तो आसानी से खुद ही कर लेते हैं तैयार। लेकिन जो बच्चे एवरेज होते हैं और जो फिर भी है ना IIT वगैरह JEE वगैरह में की प्रिपरेशन में कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ न्यूमेरिकल सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं, तो उनके लिए डेरिवेशन वाला पार्ट एक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि अभी से उसको तैयार करना शुरू कर दो। ऐसा कुछ नहीं कि तुम नहीं कर सकते। एवरेज कहने का मतलब यहाँ पर कभी भी है ना, अपने टैलेंट को अंडर एस्टिमेट मत करना। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिनका न्यूमेरिकल में थोड़ा सा हाथ तंग है, यानी कि जिनका मैथ्स थोड़ा सा वीक चला जाता है, ठीक है, तो उनके साथ दिक्कत ये आ रही है कि या फिर जिनका मेमोरी पावर थोड़ा सा कम है, मतलब याद नहीं रहती चीज़ें, तो सीधी सी बात है, आप बार बार लिखोगे तभी तो बनेगी ना चीज़ें, तभी तो सही हो पाएगी चीज़ें। ठीक है, चलिए अब मैं बता देता हूँ चैप्टर में पढ़ना कैसे है। जैसे चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 1 में आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। देखिए ऐसे तो पूरा चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी है, लेकिन कुछ एक टॉपिक्स जो है मैं बताऊंगा, उन पे अगर अपन थोड़ा सा फोकस कर लेना, तो यहाँ पे स्कोर किया जा सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आप है ना इन सारे टॉपिक्स को तैयार कर सकें। देखिए पहला जो इसमें देखो क्वांटाइजेशन। देखो ऐसे तो चार्ज की प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे काम की है वो है क्वांटाइजेशन। और क्वांटाइजेशन पे अपने को क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अपने को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके बाद कुलम्स लॉ, जिसका वेक्टर फॉर्म, और कुलम्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। देखिए कुलम्स लॉ पर बेस्ड क्या, इस पर बेस्ड जो है ना, इस टॉपिक पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, कुलम्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको तैयार करने हैं। क्यों? क्योंकि कुलम्स लॉ का स्टेटमेंट बहुत रेयर चांस है कि पूछा जाएगा, लेकिन उसके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है। ठीक है, इसमें कुलम्स लॉ पे क्या बेसिकली तैयार करना है, न्यूमेरिकल तैयार करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो इसकी डेफिनेशन भी काम की है, इसकी SI यूनिट भी काम की है। ठीक है, और इस पे न्यूमेरिकल भी काम के हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लग रहा होगा ये तो बहुत सारा सर, ये तो बहुत ज़्यादा लेंदी है टॉपिक। मुझे पता है लेंदी टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन वगैरह तो आसान है, SI यूनिट भी आसान है, लेकिन जो इसके न्यूमेरिकल्स बनते हैं ना, उसमें आप देखें तो फिलहाल आप एक बुक मैं बताता हूँ, एक बुक में से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एक बुक आती है जिसका नाम है SL अरोड़ा। SL अरोड़ा,
इस बुक में से आप देखें तो जो पीछे की तरफ अब जब आप जाओगे ना तो पीछे की तरफ आपको क्या हॉट्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, हॉट्स। इन क्वेश्चन को जो कि बच्चे टैलेंटेड हैं, टैलेंटेड मतलब जिनका सपना है कि भाई 96 से ऊपर लाएं, हॉट्स को जरूर तैयार करें। और जो एवरेज बच्चे हैं वो भी हॉट्स को देखें। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि आपसे नहीं हो सकता, वो क्वेश्चंस आपसे हो सकते हैं, लेकिन जो बच्चे जिनका मतलब फिजिक्स थोड़ी कम समझ में आती है ना, वैसे तो बादशाह को भी नहीं समझ में आई तो ये तो सबके लिए मुश्किल है। अब देखिए, तो वो बच्चे क्या कर रहे हैं ना कि इस हॉट्स को थोड़ा, इससे थोड़ा परहेज रखें, है ना, थोड़ा इससे दूरी बनाएं, क्योंकि अभी हॉट्स वॉट्स करने का टाइम नहीं है आपके पास, क्योंकि इतना बचा ही नहीं रही है। अगर आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, ये बेवकूफ़ी होगी कि अगर आप हॉट्स पे लग गए तो आप पहले जो आपके टीचर्स करवाएं ना, पहले उसको करो, ठीक है। लेकिन जो 90% से अबव स्कोर करना चाह रहे हैं उनको ये हॉट्स जरूर करने चाहिए, या जो भी जिनका भी ऐसा सपना है कि भाई मैं अपने बोर्ड्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकूं, ठीक है, तो उसके लिए हॉट्स तो उसको जरूर पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। तो एस एल अरोड़ा बुक है, उसमें से आप हॉट्स जो है वो उसको जरूर देखें, है ना, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के कुछ क्वेश्चन है। और उसमें इस बुक की सबसे अच्छी खास बात बताता हूँ मैं आपको, इसके अंदर आप अगर आप जाएंगे तो आपको है ना फिल इन द ब्लैंक्स भी मिल जाएगा, आपको इसके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिल जाएंगे किस पैटर्न के आते हैं, तो वहाँ से आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी तैयारी में, ठीक है। इधर उधर कचरा चीज़ें, अभी इतना टाइम है ही नहीं कि अब हम 10 चीज़ें पढ़ें। अभी एक बुक पकड़ लो, नाम है एस एल अरोड़ा, उसमें से आपको एमसीक्यू मिल जाएगा, आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाएगा, आपको हॉट्स मिल जाएंगे, लेटेस्ट ट्रेंड्स के जो क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएंगे। बट अभी आपको जेई सेक्शन को अवॉइड करना है। वापस अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, सुनना वापस ध्यान से, अगर आप बोर्ड पे अच्छा स्कोर करना चाहते हैं ना तो जेई वाला पार्ट अभी छोड़ दें, या नीट वाला पार्ट अभी छोड़ दें, फिलहाल फोकस सारा उठा के कहाँ डाल दें, बोर्ड पर डाल दें, ठीक है। देखिए, जो जेई का पेपर फेस करने वाले हैं ऑलरेडी उन्होंने उसके लिए अलग कोई अपना स्ट्रैटेजी बना रखा होगा, लेकिन अगर बोर्ड्स के साथ अगर आप डील करना चाह रहे हैं और अभी आप जेई वगैरह के सेक्शन में एंटर कर रहे हैं तो ये सरासर बेवकूफ़ी होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि जेई की तैयारी एक दिन में नहीं होती है या कुछ दिनों में नहीं होती है, सीधी सी बात है। जेई की भी तैयारी आपको एक लंबे टाइम से करनी पड़ती है, 11th में भी पढ़ना पड़ता है, 12th में पढ़ना पड़ता है, उसके बाद आपका जेई का सेक्शन जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें भी आपको जब 12th में आप आते हैं तो 11th का पोर्शन जो हम भूल चुके होते हैं उसको भी रिवाइज करना होता है, तो जेई का सेक्शन इतना आसान नहीं होता है, लेकिन उसके लिए आपको मास्टर प्लान बना के रखना पड़ता है और उसके हिसाब से पढ़ना पड़ता है। लेकिन अभी बोर्ड्स में निकालना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आपके बोर्ड्स में अगर नंबर कम हो गए ना तो बाकी जगह आप बहुत अच्छा स्कोर कर भी ले तो क्या पता सीट मिले ना मिले, समझ गए ना मेरी बात। तो फोकस उठा के कहाँ डालने का, कुछ महीनों के लिए, कुछ महीनों के लिए मैं कह रहा हूँ। देखो, जिनके जेई का पेपर है वो जो अभी अटैम्प्ट करने वाले जनवरी में, तो वो जनवरी वाला पेपर देकर के भी है ना, मतलब जैसे अगर मान लो अगर वो तैयारी कर रहे हैं, मान लो सपोज करो कि जेई की तैयारी कर रहे हैं, अभी जेई मेंस का पेपर है उनका और जनवरी में शेड्यूल्ड है मान लो, तो वो बच्चे क्या करें ना कि वो अपने लिए अलग से एक टाइम निकाल लें, एक अलग प्लान बना लें कि भाई इतना टाइम तो मेरे को बोर्ड को देना ही है। ज़्यादा टाइम नहीं, मैं कह रहा हूँ फिजिक्स को अगर आप हर रोज़ अभी भी 1 घंटा भी देंगे ना तो ऐसा नहीं है कि आपका बोर्ड का पेपर बेकार होगा, आपका बोर्ड का पेपर भी निकल जाएगा। देखिए, सारा कुछ आपके माइंडसेट का खेल है, क्या आप क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सब आपका माइंडसेट डिसाइड करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए, ये इसके है ना, इसके आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन भी है काम का है, इसका तो डेफिनेशन भी काम का है प्लस न्यूमेरिकल भी काम के हैं, न्यूमेरिकल भी काम का है। इसके बाद डाइपोल के 2 डेरिवेशन है, आपको याद होगा डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं अपन एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर, याद है। तो ये दोनों है ना, एक्सियल वाला और इक्वेटोरियल वाला, ये दोनों आपको अच्छे से डेरिवेशन तैयार करना है, डेरिवेशन भी तैयार करना है, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल जो है वो अभी मेरे को नहीं लगता कि इस बार इतना बनने के चांस है, मतलब अब आ जाए तो मैं उसका गारंटी तो नहीं लूँगा, लेकिन हाँ मुझे नहीं लग रहा कि ये इसके कोई चांस बन रहे हैं फिलहाल इसके डेरिवेशन वाले पोर्शन पे आप थोड़ा सा गौर करें। गाउस लॉ जो है, गाउस लॉ का प्रूफ, ये आप है ना प्रूफ है और उसके एप्लीकेशन है, 2 हैं, गाउस लॉ का प्रूफ और उसका एप्लीकेशन, ये थोड़ा सा अच्छे से सीख लें, क्योंकि यहाँ से भी आपके कई सारे जो है ना, जैसे आप देखेंगे तो MCQ या रीजन एंड असर्शन वगैरह में क्वेश्चन आते हैं। देखिए, रीजन एंड असर्शन के आपको पता होगा, असर्शन रीजन के 4 क्वेश्चन आते हैं, असर्शन और रीजन के कितने क्वेश्चन आते हैं, असर्शन रीजन के टोटल आते हैं 4 क्वेश्चन। अब वो 4 किस चैप्टर से आते हैं, वो 4 चैप्टर जो जनरली आते हैं ना, मैं वो बता रहा हूँ। देखो, एक तो आ जाता है अपना एटम एंड न्यूक्लियाई से, एटम और न्यूक्लियाई से आने के चांस रहता है। एक आपका चांस बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक से,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आने का चांस रहता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब चैप्टर नंबर 1 और 2 दोनों मिला करके, ठीक है। और एक आपका बनता है रे ऑप्टिक्स से, रे ऑप्टिक्स से आने का चांस बनता है। रे ऑप्टिक्स आई थिंक 2, रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स है ना, 2 है ना, इसमें से 2 आने के चांस बनते हैं। इसमें से कितने बनाने के चांस बनते हैं? 2। वापस बोल रहा हूँ, सुन लेना ध्यान से। रीजन एंड असर्शन वाला आप जो अपना एफर्ट डाल रहे हैं ना इधर उधर, तो फिलहाल इधर डाल दें। एटम और न्यूक्लियाई में के जितने भी रीजन एंड असर्शन के क्वेश्चन बनते हैं, इस एस.एल. अरोड़ा बुक में मिल जाएंगे आपको काफी सारे, अब वो पहले प्रैक्टिस में ले आए, ठीक है। असर्शन रीजन के क्वेश्चन कहाँ से लगाने हैं? देखो मैंने ये 4 चैप्टर बता दिया आपको। जिनको लग रहा है ना कि ये वीडियो मैं सर टाइम पास कर रहे, तो मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले बता दे रहा हूँ, हर एक चीज़ बता रहा हूँ। अगर आपकी तैयारी, आपको सच में अच्छा स्कोर करना है तो वीडियो को पूरा देखें और समझें, स्ट्रेटजी प्लान करें और फिर उसके बाद पढ़ना शुरू करें। ये मैं बता रहा हूँ, एटम न्यूक्लियाई इसके सारे रीजन असर्शन लगाने हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी चैप्टर नंबर 1 और 2 के सारे रीजन असर्शन लगाने हैं, और रे ऑप्टिक्स के और वेव ऑप्टिक्स के सारे रीजन असर्शन लगाने हैं, क्योंकि ज़्यादातर चांस इन्हीं में से बनते हैं। देखो बाकी का मैं गारंटी तो नहीं लेता, लेकिन इसका मैं कह रहा हूं ना कि इन चैप्टर्स में से रीजन असर्शन के क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, और हो सकता है कि इस बार भी आपको यही देखने को मिलेगा, सेम एज पैटर्न, सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए इन चैप्टर्स पे थोड़ा फोकस बिठाएं, इसका रीजन असर्शन जरूर लगाएं। जितने क्वेश्चन आपको एस.एल. अरोड़ा बुक में मिलते हैं वो सारे लगाएं आप, ठीक है। आगे आ जाइए, देखिए फिर उसके बाद आ जाओ, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस जो है, इसमें आप देखें तो देखिए 1 वोल्ट की डेफिनेशन ये पूछ लिया जाता है ना। डेफिनेशन एंड ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या पूछ लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस और उसकी प्रॉपर्टीज, देखिए ये तो याद किया जा सकता है, रट्टाफिकेशन इसमें चाहिए पूरा। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस, देखिए इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लें। मतलब जैसे मान लो आपको 2 चार्ज दे दिया, 3 चार्ज दे दिया, 4 है ना, ऐसे चार्जेस का एक सिस्टम दे दिया और पूछ लिया कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, या किसी एक चार्ज की, उस सिस्टम के अंदर किसी एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो इसके न्यूमेरिकल देख लीजिए, इसके न्यूमेरिकल तैयार करने हैं आपको बुक में मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। कोशिश करूंगा कि मैं भी आपको ये सारे जो चैप्टर्स के जो भी जिस पैटर्न के हैं क्वेश्चन आते हैं, ऐसा एक मॉक सीरीज़ कुछ प्रोवाइड कर सकूं। देखिए उसके लिए मेरे को भी टाइम निकालना पड़ेगा, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, पर मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि आपको टाइम पर वो सब चीज़ें प्रोवाइड कर पाऊँ ताकि आप उसको तैयार कर पाएँ, ठीक है। चैनल के साथ बने रहें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ये वीडियो, सो दैट आपका दोस्त भी अगर मान लो इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो वो भी इस प्रॉब्लम से दूर निकल पाए, ठीक है। इसके अलावा देखिए पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इसका डेरिवेशन, देखिए डाइपोल के कारण पोटेंशियल कितना आता है, वो उसका डेरिवेशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, तो ये जरूर इसमें से एक डेरिवेशन तैयार कर लें। फिर टॉर्क ऑन डाइपोल, इसका भी देखो, इसका भी है ना जो डेरिवेशन वाला पार्ट है और जो इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं, ये बहुत अच्छे से तैयार करना है, यानी ये भी डेरिवेशन वाला पार्ट ही है, डेरिवेशन तैयार करना है आपको। फिर आ जाओ देखो कैपेसिटेंस पर, ये तो था पोटेंशियल से, ये सारा का सारा किससे था, ये सारा का सारा पोटेंशियल से था, ठीक है। इसके आगे अगर अपन चलेंगे तो ये कैपेसिटेंस से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, कैपेसिटेंस से रिलेटेड है, ये वाला पूरा पोर्शन नीचे वाला, ठीक है। इसके अंदर आपको देखो डेरिवेशन वाला पार्ट, ये देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इसका डेरिवेशन, ये क्या ना कि जनरली 1-1.5 नंबर का पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे डेरिवेशन, ठीक है। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स, ये भी आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इसमें क्या एक एक्चुअल में क्या ना कि आप अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं देखना, तो एक पैटर्न फिक्स होता है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब जैसे फिक्स है कुछ क्वेश्चन जो आपको एनसीईआरटी बुक वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए एस.एल. अरोड़ा वाली जो बुक है उसके अंदर भी मिल जाएगा। अच्छा किसी के पास एस.एल. अरोड़ा अवेलेबल नहीं है मान लो, तो कुमार एंड मित्तल वाली बुक भी अच्छी है, मित्तल एंड कुमार नागिन प्रकाशन उसका आता है बुक, बहुत अच्छी बुक है, बट हो सकता है कि वो सब जगह मतलब अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो आप कहीं से ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको वो मिल जाएगी बुक। पर वो बुक बहुत अच्छी है, थोड़ा सा वास्ट है, उसके अंदर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मज़ेदार बुक है, मज़ा आएगा आपको। एस.एल. अरोड़ा में भी क्या है ना कि आपको सबसे अच्छी चीज़ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी बार बार इस बुक का जिक्र कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, आपको पता है कि हाँ ये चीज़ है, ये पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, देखिए कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस का डेफिनेशन वगैरह ये बेसिक है,
अब इस पे कोई क्वेश्चन बनता तो नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए, पता रहेगा तभी तो आप आगे चीज़ें कर पाएंगे। जैसा मैंने कहा कि कोर कॉन्सेप्ट भी इसमें चाहिए होता है। ये देखिए यहाँ पर ये रट्टा वाला, देखो फिर आ गया रट्टा वाला, यानी प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये भी आपको पढ़ना है। ये आपको बहुत बड़े नंबर का नहीं मिलेगा, ये आपको एक आध नंबर का ही मिलेगा, लेकिन प्रिंसिपल एक लाइन में रटा जा सकता है, एक आध लाइन में रटा जा सकता है। आप उसको लंबा देखो, कोई भी क्वेश्चन जो आपको लग रहा है ना, फिजिक्स में आपको लैंग्वेज ज़्यादा नहीं लिखनी है। आपको फिजिक्स में क्या करना है, आपको फिजिक्स में जो मेन एफर्ट डालना है ना, वो आपको एक्सप्लेनेशन में डालना है। मतलब आप जो चीज़ों को कर रहे हैं ना, उसके स्टेप्स लिख दो। जैसे मान लो अगर कोई थ्योरी का भी पार्ट है ना, उसको पॉइंट्स में लिख दो ना, और उसको इतना लिखो कि भाई अगले अगले वाले को समझ में आ जाए। मतलब आपका जो टीचर है, जो भी आपको जो चेक करेगा कॉपी, जिसके पास भी कॉपी जाएगी, उसको ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना पड़े, उसको बस पढ़ते समझ में आए। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मान लो एग्जांपल के लिए वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, या वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर, या फिर वर्किंग ऑफ जनरेटर, या फिर वर्किंग ऑफ जो फुल वेव रेक्टिफायर या हाफ वेव रेक्टिफायर, अब आप इसको पूरा लैंग्वेज फॉर्म में पूरा बड़ा सा लिख रहे हैं, ज़रूरत ही नहीं है। आप इसको कुछ स्टेप्स में लिख दें, जैसे कि भाई कब फॉरवर्ड में, जैसे कि अपन हाफ वेव रेक्टिफायर में करते हैं कि भाई जब है ना उसमें दो देते हैं ना, P1 और P2, S1 और S2, याद है? तो P1 और P2 जब है ना क्या रहेगा कि P1 पॉजिटिव रहेगा तो S1 भी पॉजिटिव रहेगा, तो ये जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। शॉर्ट में लिखो ना ऐसे कि डायोड जो है, डायोड हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में, ऐसे एरो बना करके कुछ इस तरह से फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। अब ये फॉरवर्ड बायस में होगा तो करंट फ्लो होगा लोड रजिस्टर में A से B की तरफ। समझ गए ना? एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। तो शॉर्ट में उसको करें, ऐसा नहीं अब आप उसको पूरा महीना पूरी गाथा लिख रहे हैं वहाँ पे बैठ करके, इतना तो आप वो वहाँ पे टाइम ख़राब करेंगे। हिस्ट्री का पेपर नहीं है, फिजिक्स का पेपर है, टाइम बचाना है, जितना नेसेसरी है उतना ही लिखना है, एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। एक्स्ट्रा कोई नंबर मिलने वाला है नहीं, मिलेगा आपको उतना ही जितना पूछा गया उसका जवाब दो, सीधा सीधा सटीक जवाब दो। ठीक है, आगे आ जाओ। देखो डेरिवेशन ऑफ कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड स्पेशल केसेस। देखिए यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा इसका डेरिवेशन वाला पार्ट है ना, ये आपको थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी सारे आपको डेरिवेशन देखने को मिलेंगे। इसमें 3 डेरिवेशन आ जाते हैं, इस वाले टॉपिक के अंदर 3 डेरिवेशन आ जाते हैं। ये 3 डेरिवेशन जो है ये आप अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। और एक तो ये रहा, ये वाला, ये डेरिवेशन, ये भी तो डेरिवेशन ही है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल, ये देख लेना, चांसेस तो कम होते हैं इसमें। स्फेरिकल कैपेसिटर काम का है, क्या काम का है? स्फेरिकल कैपेसिटर काम का है। देखिए वापस सुन लेना ध्यान से, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, उसका डेरिवेशन, और फिर मैंने बताया क्या स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, उसका डेरिवेशन। पहले तो सिलेंड्रिकल भी आता था, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता था, उसका भी डेरिवेशन वाला पार्ट आता था, बट अभी मुझे नहीं लग रहा कि वो आने लायक है, तो आप उस पर अपना एफर्ट ज़ाया मत करना, ठीक है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो भले ही कर लो, मैं उसके लिए मना नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपके पास टाइम का शॉर्टेज है और आप उस पर एफर्ट डाल रहे हैं फालतू में, तो अभी फ़िलहाल उसको स्किप करें, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखिए मैं जो भी बता रहा हूँ ये मैं अभी तक का जितना पेपर जो भी मैंने एनालिसिस किया है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बट ये नहीं है कि अगर मैं मान लो कोई टॉपिक बोल दूँ कि ये वाला छोड़ दो और उससे कोई क्वेश्चन आ जाए तो तुम बाद में ब्लेम करो कि सर ये वाला आपने टॉपिक छोड़ने के लिए कहा था। देखिए बहुत रेयर चांस है कि जो मैं बता रहा हूँ कि भाई ये वाला, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई ये वाला टॉपिक में एफर्ट नहीं डालना, बहुत रेयर चांस है कि वो आएगा, बहुत रेयर है, ठीक है। समझ में आ गई ना बात? और जो यहाँ बता रहा हूँ उन टॉपिक्स पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करो, ताकि क्या वहाँ पे अपन स्कोर कर पाएँ। देखिए यहाँ पर करंट डेंसिटी है, या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, या फिर मोबिलिटी है, इनके तो डेफिनेशंस आ जाते हैं भाई, इनके तो क्या आ जाता है, डेफिनेशंस। तो इनके डेफिनेशंस अपने को अच्छे से तैयार करना है, प्लस इसका फॉर्मूला कैसे आया, इसका फॉर्मूला कैसे आया, यानी इसका डेरिवेशन, लंबा चौड़ा डेरिवेशन अगेन कहूँगा अवॉइड करो। इसमें कुछ खास चीज़ें जैसे पूछ लेता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, इसका थर्मल, बीच बीच से क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि इसका थर्मल वेलोसिटी क्या है, थर्मल स्पीड क्या रहती है। या पूछ लेता है कि भाई अगर ये ड्रिफ्ट स्पीड है तो वो कितनी होती है, ड्रिफ्ट स्पीड का, जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है ना, ड्रिफ्ट स्पीड किस ऑर्डर की होती है ना, तो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड इस ऑर्डर का होता है।
तो ये बीच में से ऐसे क्वेश्चन निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो इसको थोड़ा सा जो है ना, इसकी जो स्पेशल आपके टीचर ने जरूर लिखवाया होगा, और है ना, तो उसको आप थोड़ा सा पढ़ लें अच्छे से। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, इसका डेरिवेशन बहुत काम का है, जिसको अपन पढ़ते हैं ना J इक्वल टू सिग्मा ई, है ना, या फिर उसको ऐसे भी लिखा रहता है J इक्वल टू ई अपॉन रो। ये वाला भी जो पोर्शन है, ये देखो, ये डेरिवेशन है बच्चा, ये क्या है, डेरिवेशन। इस डेरिवेशन को थोड़ा सा दिमाग लगा के कर लेने का, ठीक है, ये आएगा जरूर। मतलब ऐसा अंतरात्मा मेरी चीख चीख के कह रही है कि यह क्वेश्चन आने लायक है, तो इसलिए तैयार कर लेना। फिर उसके बाद लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं ओम्स लॉ तो सबको पता है कि ओम्स लॉ क्या होता है, लेकिन लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, तो जैसे सेमीकंडक्टर या सुपर कंडक्टर फॉलो नहीं करते हैं ना, तो वही लिखना होता है। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है, छोटे छोटे में लिखना होता है, ठीक है। नोट्स वोट्स खंगालो, पता लग जाएगा। इसके बाद देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी सेल एग्जाम्पल्स, क्या डिफरेंस है, ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है और इसके क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इतना तो पता ही होना चाहिए भाई, प्राइमरी जिसकी जो कि है ना नॉन रिचार्जेबल होता है, सेकेंडरी जो कि रिचार्जेबल होता है, ठीक है, तो कर लेना इसको। फिर उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज, वापस सुन लेना ध्यान से, इनमें इनकी डेफिनेशन पूछ लेता है, इनके डेफिनेशन पूछ लेता है। इसके अलावा इस पर इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स पूछ लेता है कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं इसको अफेक्ट करने वाले, ठीक है। फिर उसके बाद पूछ लेता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ईएमएफ में, है ना, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में क्या डिफरेंस है, टर्मिनल वोल्टेज में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस पूछा जा सकता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो इनको थोड़ा सा है ना, इन पे गौर कर लो, क्योंकि ये भी अच्छा टॉपिक बनता है, ठीक है। स्टार लगा रहा हूँ, मतलब काम का है, पढ़ना है। इस पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, और वो हमें देखने का है, इसीलिए स्टार लगा दिया, ठीक है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में तो आप डेफिनेशन वगैरह, इन तीनों की डेफिनेशन जरूर पढ़ लेना, ठीक है। कौन कौन से, करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी, ठीक। इसके अलावा और भी ऐसे बनते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी वगैरह भी बनती है, बट अभी फ़िलहाल अगर आपके पास टाइम हो तो देखो, बट ये जो अभी बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको पहले करो। समझ में आई बात? फिर उसके बाद किरचॉफ लॉ, उसका स्टेटमेंट और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, ठीक है। और एक व्हीटस्टोन ब्रिज, इसमें से 3 बन गए, 3 स्टार बन गए, 3 स्टार, ये अपने को करना ही करना है। फिर उसके बाद आगे देखो चैप्टर नंबर 4 में देखो, क्योंकि मैंने कहा था चैप्टर नंबर 4 स्कोरिंग है, अभी बताया था, तो यहाँ से देखो आप बायो सावर्ट्स लॉ, है ना, इसके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। कई न्यूमेरिकल इसमें आपको हो सकता है फंसाने वाले भी हों, बट इसका तो आप पहले स्टेटमेंट रट लेना। क्या रट लेना? इसका स्टेटमेंट रट लेना आप तो पहले, इसका स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। फिर एम्पियर्स लॉ जो है मैंने यहाँ लिख रखा है, एम्पियर्स लॉ का प्रूफ और उसके एप्लीकेशन। देखिए इसमें से स्पेशली आपको ध्यान देना है सोलेनॉइड और टॉरॉइड पे। सोलेनॉइड और टॉरॉइड के न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, बट वो आसानी से किए जा सकते हैं, आसान पड़ता है इसका न्यूमेरिकल। इसका जो न्यूमेरिकल क्या है, ईजी है। क्या है? ईजी, कर सकते हो, टफ नहीं है, ठीक है। इसका डेरिवेशन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इसमें से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप। फिर उसके बाद फोर्स बिटवीन पैरेलल अरेंज करंट कैरिंग वायर्स, ठीक है, ये भी अच्छा टॉपिक बनता है, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, देखो इसके सिर्फ आप फॉर्मूला पे बात करो और न्यूमेरिकल पे, ज़्यादा है इसमें कोई डेरिवेशन वेरिएशन पे नहीं जाना है अपने को। इसमें क्या करना है, फॉर्मूला और न्यूमेरिकल करना है। किस टॉपिक पे? फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको पता होगा एक वो सर्कुलर पाथ पे घूमता है जब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, और किसी दूसरे एंगल पर 90 से अलग एंगल पर अगर एंटर करता है तो वो हेलिकल पाथ पे चलने लग जाता है, याद है? तो उसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो यार, मतलब उस पर है ना, ये नहीं आप थ्योरी लेके बैठे हुए, उसमें न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर ये देखो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, इसमें देखिए कुछ और भी, इसमें इसके साथ एक करंट सेंसिटिविटी जिसका सेंसिटिविटी, ठीक है, करंट सेंसिटिविटी, और फिर एक आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसको मजाक मत समझना, ये वाली चीज़ें जैसे डेफिनेशंस वगैरह पूछी जाती है, जो मैं बता रहा हूँ ये डेफिनेशन पूछी जाती हैं, तो इन डेफिनेशंस पे गौर कर लो, इन डेफिनेशंस पर गौर कर लो। और एक आता है फिगर ऑफ मेरिट, ये आपके 2 जगह काम आ जाएगा बच्चों। फिगर ऑफ मेरिट देखो,
जो आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, सॉरी आपका जो प्रैक्टिकल होता है ना, प्रैक्टिकल के अंदर आपका वाइवा वॉइस होता है। तो वाइवा में ये सवाल पूछे जा सकते हैं, इनकी डेफिनेशंस पूछ लेता है टीचर, जो एक्सटर्नल आता है ना टीचर, वो आपसे ये इसके क्या पूछ लेता है कि भाई इसकी डेफिनेशंस बताओ, या फिर इसका यूनिट बताओ, या फिर इसको अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दे करके अगर आप करोगे तो बहुत आसान है। तो जनरली जो मैंने देखा है ना, वो क्या पूछते हैं कि या तो इनकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं या फिर इनका ऐसा यूनिट पूछ लेते हैं। तो आपको डेफिनेशन और ऐसा यूनिट अच्छे से इसका रट लेना है, डेफिनेशन भी रटना है और इनका ऐसा यूनिट भी रटना है। ठीक है, ये गैलोनोमीटर से ही ये गैलोनोमीटर के अंदर से ही निकाले गए हैं ना। और गैलोनोमीटर में जो कन्वर्जन पे बेस्ड है ना, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें। किसकी प्रैक्टिस करें? न्यूमेरिकल की, क्योंकि न्यूमेरिकल ही पूछा जाएगा। अब देखिए पिछले साल मैंने बताया ना कि पिछले साल का अगर पेपर भी आप निकाल के देखोगे ना, तो आपको वहाँ से भी काफ़ी अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको है ना किस टाइप का न्यूमेरिकल इस सेक्शन में से पूछा जा रहा है। अगर मान लो आप पिछले साल का पेपर निकाल करके अब उसमें से माथापच्ची नहीं कर सकते, तो मैंने बता दिया SL अरोड़ा वाली बुक है, उसमें जाओ, उसमें जा करके इसके जो न्यूमेरिकल है इस टॉपिक से उसको पहले लगा लो। ठीक, चले आगे। अब देखो आगे, फिर देखिए चैप्टर नंबर 5 से आपको डाई पैरा फेरो, क्या डाई पैरा और फेरो, तो ये वाला थोड़ा सा अच्छे से करना है। डाई पैरा फेरो है ना, इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी करनी है। फिर रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी और हिस्टेरेसिस लॉस, इसके डेफिनेशंस को अच्छे से तैयार करो, इसका डेफिनेशंस अच्छे से तैयार करो। फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द सॉफ्ट आयरन एंड हार्ड आयरन, ये टॉपिक बहुत आसान टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, ये कर सकते हो। एक ये रिलेशन जो है ना म्यू आर इक्वल्स टू 1 + chi m, ये थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? अब देखिए इसके आगे देखिए चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI में से आपको क्या क्या पढ़ना है? फैराडे लॉज 2 हैं, दोनों पढ़ने हैं, दोनों का स्टेटमेंट रटना है। क्या करना है? पहले तो स्टेटमेंट रट डालो, ठीक है। इसके अंदर एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी रट डालो। उसके बाद लेंस लॉ का भी आपको स्टेटमेंट रटना है। क्या रटना है? स्टेटमेंट। और ये भी जानना है कि ये किस पर बेस्ड है ना, ये किस पर बेस्ड है? कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी पर। तो ऐसे ही वहाँ पे जो मैं अभी पिछले बार बताया था ना, किरचॉफ वाला, याद है? किरचॉफ लॉ बताया था चैप्टर नंबर 3 में, उसमें भी ये पूछ लिया जाता है कि जो किरचॉफ लॉ है ना पहला वाला, वो किस पर बेस्ड है, दूसरा वाला लॉ किस पर बेस्ड है, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, इसका डेरिवेशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये डेरिवेशन आप रट्टा मार सकते हो यार, 2-4 बार लिख के उसको एकदम परफेक्ट कर लो। मुश्किल काम है भाई, मैं मानता हूँ। उन बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल है जिनको अभी डर लग रहा होगा फिजिक्स से, उनके लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर वो थोड़ी सी हिम्मत रख करके अभी से प्रयास करेंगे ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता, आसानी से कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा खुद पे विश्वास रखो। फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर देखो, ट्रांसफार्मर पे बेसिकली इसका स्ट्रक्चर वगैरह 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 जो भी है, इसका वर्किंग वगैरह, ये सब काम का है ट्रांसफार्मर का। ठीक है, और न्यूमेरिकल के इसके बहुत आसान होते हैं। अगर कोई आ जाए क्वेश्चन न्यूमेरिकल, तो बहुत आसान है न्यूमेरिकल इसके। तो जिसके इजी हैं, इजी वाले न्यूमेरिकल तो मत छोड़ो, इजी वाले तो कर ही सकते हो। तो इसके न्यूमेरिकल इजी पढ़ते हैं, आसानी से कर सकते हो, कोई टफ नहीं है। एक बेसिक फार्मूला NP अपॉन NS इजिकल्स टू VP अपॉन VS इजिकल्स टू IS अपॉन IP, बस ये एक फार्मूला है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है। और एक और फार्मूला बनता है, नहीं हाँ बस इतना, इससे आपके क्वेश्चन हो जाते हैं जनरली। ये एक फार्मूला याद कर लो, इस फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल बन जाता है। आसान है ना, करोगे तो बहुत आसान लगेगा। अभी आप अगर आपने पढ़ाई अगर शुरू नहीं की है तो आपको टफ लग रहा होगा। जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं ना, उनको पता होगा कि ये बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल छोड़ने नहीं है। आगे आ जाओ, देखो चैप्टर नंबर 7 न्यूमेरिकल से भरा पड़ा है। ठीक है, इसके अंदर एक जो आ जाता है ना, वो प्रूफ, एक आ जाता है प्रूव दैट, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो प्रूव दैट में आ जाता है एक जो हम लिखते हैं Q इक्वल्स टू, है ना, ओमेगा R L अपॉन R, ऐसा कुछ ये आ जाता है पोर्शन। ठीक है ना, ये क्वालिटी फैक्टर निकालने के लिए आ जाता है। किसके लिए आ जाता है? क्वालिटी फैक्टर निकालने के लिए। तो ये आप अच्छे से थोड़ा सा तैयार कर लेना, तो आप यहाँ से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फॉर्म फैक्टर कुछ नहीं है, मतलब π/2√2 होता है। ठीक है ना, अब क्या होता है थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ना। ठीक है,
LCR सर्किट, और फेजर डायग्राम वगैरह, ये तो इसको ना आपको पूरा LCR सर्किट तो पूरा अच्छे से करना है इसमें, मतलब बाकी सब तो टॉपिक काम के हैं ही, लेकिन ये थोड़ा ध्यान से और ये थोड़ा ध्यान से, ये दो टॉपिक आप अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट आपका तैयार हो जाएगा। मतलब अगर आपने अभी भी शुरुआत की है ना तो भी हो जाएगा, कह रहा हूँ। छोटा चैप्टर है बट इसके 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, देख लो, अब आपकी चॉइस है। मैं तो कहूँगा पहले बड़े नंबर पे फोकस करो, ठीक है, उसके बाद छोटे नंबर पे आओ। पहले किस पे फोकस करो, जो बड़े नंबर हैं उन पर। क्वालिटी फैक्टर इसका डेफिनेशन काम का है, ठीक है, इसका डेफिनेशन काम का है, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट का डेरिवेशन एक, और हाँ इसमें एक मैं लिखना भूल गया, एक मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल्स इक्वेशन 4 हैं बेटा, कितने हैं 4, ये चारों रट्टा मार लो। इसमें क्या, कंडीशन के साथ रट्टा मारो, कंडीशन के साथ मतलब कि पहली मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो किसके लिए है, मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, वेरिएबल में डायनेमिक मैग्नेटिक फील्ड के लिए या डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। तो उसके साथ कंडीशन जुड़ी हुई हैं चारों के साथ, वो आपको कंडीशन विद कंडीशन याद रखनी है कि कौन सी इक्वेशन कब लगती है, किस तरह के फील्ड के लिए लगती है। स्टैटिक के लिए लग रही है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लग रही है, कि डायनेमिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लग रही है, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड के लिए लग रही है, या डायनेमिक मैग्नेटिक फील्ड के लिए लग रही है। कुछ नहीं है, सिर्फ इक्वेशन का रट्टा मारने का है। इक्वेशन लिखा हुआ है, सीधा याद करना है बस, और कुछ नहीं। तो ये नंबर क्यों छोड़ रहे हो, फोकट के नंबर होते हैं, अगर आ गया तो कर सकते हैं अपन, क्योंकि बड़ी बात नहीं है। मतलब अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर का आएगा, है ना, बट निकाल सकते हैं ना। देखो भाई, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। हाँ, मैंने ये ज़रूर कहा कि आप पहले बड़े नंबर पे फोकस करो, तो बड़े बड़े जो डेरिवेशंस हैं उनको पहले अच्छे से कर लो, जो मैंने लगा रखे हैं स्टार वगैरह, आगे और भी बताता जाऊँगा, उनको पहले तैयार कर लेना। और आप अगर मान लो किसी छोटे चैप्टर को तैयार करना चाह रहे हैं तो फिर जो बता रहा हूँ ना उसमें से कि भाई ये छोटा सा, ये ईजी है, उन पे फोकस कर लो, उनको कर लो, ठीक है। उसके बाद देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इस पे ये यार थोड़ा जो है ना मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। मैं बताता हूँ क्यों। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आप क्वेश्चन क्या है ना कि कहीं से भी आ जाता है, फिर याद नहीं रह पाता उतना, बट ट्राई करो, देखो हो जाएगा। एवरेज एनर्जी डेंसिटी, इस पर ये थोड़ा सा ध्यान दे देना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी होती है ना, उसका फॉर्मूला आया कैसे, तो डेरिवेशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसमें गामा, एक्सरे, यूवी रे, इन सब के यूजेस रट लो, और इनका प्रोडक्शन किससे होता है, वो रट लो। इसके अलावा आपको फ्रिक्वेंसी का रेंज ये भी रटना पड़ेगा। देखो ये पूरा रट्टाफिकेशन वाला चैप्टर है। जो बच्चे जिनकी मेमोरी शार्प है, जिनको मतलब मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, मैथ्स उनकी वीक है, ठीक है, लेकिन उनका मेमोरी बहुत अच्छा है, रट डालो चैप्टर को। समझ में आई बात कि नहीं आई? आई थिंक 3 नंबर का था ये, एक बार मैं वापस आपको चेक करा देता हूँ ये कितने नंबर का था, ये कितने नंबर का था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, इससे ऊपर था। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 4 नंबर का है। कितने का है? 4 नंबर का है, ये देखो, तो काम का है ना 4 नंबर, तो समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। आगे देखो, हाँ, रे ऑप्टिक्स, डेरिवेशन ही डेरिवेशन रटना है, इतने सारे डेरिवेशंस हैं। पहले तो ये रिलेशन वाला, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, स्फेरिकल मिरर। फिर मिरर फार्मूला और गाउशियन रिलेशन। मिरर फार्मूला के बाद गाउशियन रिलेशन में बताता हूँ, गाउशियन रिलेशन फॉर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, गाउशियन रिलेशन फॉर रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। आपको हो सकता है कि आपके स्फेरिकल सरफेस, देखो आपको सिर्फ इतना ही बताया गया हो एग्जाम में, आपकी कॉपी वगैरह में इतना ही बताया हो, या आपके टीचर ने इतना ही बताया हो, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। अरे यार, ये उसी को गाउशियन रिलेशन बोलते हैं। वो जो फार्मूला होता है ना, μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u इज टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r, तो ये वाला जो फार्मूला होता है ये एक्चुअल में ये वही है, गाउशियन रिलेशन ही बोलते हैं इसको, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ लेना इसको। फिर उसके बाद लेंस फार्मूला और लेंस मेकर्स फार्मूला,
इसको भी रट्टा मार लेना, क्योंकि ये डेरिवेशन बहुत काम के हैं। डेरिवेशंस, ये मैं डेरिवेशन की बात कर रहा हूँ, ये सारे डेरिवेशंस हैं। डेरिवेशन रट डालो इसको, इसका भी डेरिवेशन और इसका भी डेरिवेशन और इसका भी डेरिवेशन, ये तीनों के डेरिवेशन है। सेक्शन डी या ई में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रिज्म, अरे यार ये प्रिज्म वाले पे न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल आते हैं यार। डेरिवेशन तो आने के चांस कम होता है, बट इसका जो न्यूमेरिकल है ना, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन भी है इसका काम का है डेरिवेशन भी, लेकिन इसका मेन तो मैं कहूँगा न्यूमेरिकल पे बहुत फोकस करो यार। इसके न्यूमेरिकल जो आते हैं ना, आप देखोगे एमसीक्यू वगैरह इधर उधर, या फिर एक एक लाइन या में आ जाते हैं ये सेक्शन बी में या सी में, तो वहाँ पे इसके क्वेश्चन बच्चों पे टफ पड़ते हैं। मतलब जो ऐसे बच्चे जिन्होंने लेट पढ़ाई शुरू की है, ठीक है, लेकिन जो इसमें मास्टर हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। रे ऑप्टिक्स में तो प्रिज्म वगैरह तो बहुत, मतलब अगर आप प्रैक्टिस में होना तो हलवा क्वेश्चन होते हैं इसके, बहुत आसानी से कर लेते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम उन बच्चों के लिए ये बहुत टफ पड़ता है, ठीक है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बच्चे मतलब जिनका मैथमेटिक्स वीक है, वो यहाँ फंस जाते हैं इसके न्यूमेरिकल में। तो मैं तो कहूँगा कि इसका डेरिवेशन वाला पोर्शन रट लेना, और न्यूमेरिकल को थोड़ा सा अगर आप कर सकते हो एक बार ट्राई कर लेना, हो जाए आसानी से समझ में आने लगे तो ठीक है, नहीं तो इस पर ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना, ठीक है। समझ में आ गई बात। आगे देखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, इसमें क्या आपको पढ़ना है, इसमें देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप अच्छे से और रिफ्लेक्टिंग माइक्रोस्कोप अच्छे, टेलीस्कोप जो है वो अच्छे से पढ़ना है। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, देखिए इनमें क्या डिफरेंस पूछ लेता है। जैसे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है ना, या एक रिफ्लेक्टिंग होता है, एक रिफ्रैक्टिंग होता है, दो तरह के टेलीस्कोप होते हैं। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और इनमें क्या फ़ायदे हैं, इन दोनों के क्या अपने फ़ायदे हैं वो बताना है। मतलब इन दोनों का कंपैरिजन पूछ लेता है, तो इनका कंपैरिजन भी आपको पढ़ना है, कंपैरिजन, ठीक है। न्यूमेरिकल तो इस पर पूछे जा सकते हैं, तो करना ही है, ठीक है। लेकिन इसके न्यूमेरिकल उतने काम के नहीं है, मतलब चांस कम है थोड़ा। वेव ऑप्टिक्स की बात कर लेते हैं। देखो वेव ऑप्टिक्स में वेव फ्रंट, उसकी प्रॉपर्टीज़, वेव फ्रंट और उसकी प्रॉपर्टीज़, वापस बोल दे रहा हूँ, वेव फ्रंट और उसकी प्रॉपर्टीज़ काम का है, पढ़ना है अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लिखने का आ जाता है, या फिर इस पर बेस्ड कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए पढ़ने का है। फिर YDSC, इसमें देखो आपको डेरिवेशन में इंडल्ज होनी नहीं है, डेरिवेशन देखना ही नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ किसकी प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल की, YDSC के लिए। फ्रॉन-हॉफर डिफ्रैक्शन वगैरह में इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल देख लो, ठीक है, कि न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो इसमें। डिफरेंस बिटवीन फ्रेनेल एंड फ्रॉन-हॉफर डिफ्रैक्शन, ये रट्टा मार सकते हो, ये रटना है पूरा, क्या करना है, रटना है, ठीक है। पोलरॉइड्स को देख लेना, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। इसमें मैलस लॉ वगैरह भी पढ़ना, हाँ मैलस लॉ काम का है इसके अंदर, मैलस लॉ, और इसमें एक और आता है मैलस लॉ और एक ब्रूस्टर्स लॉ, ब्रूस्टर्स लॉ, ब्रूस्टर्स लॉ, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, अच्छे से मतलब अच्छे से, इसलिए लिख रहा हूँ, है ना। चले आगे। उसके बाद आ जाता है ड्यूल नेचर एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आसान चैप्टर। यहाँ से तो भाई स्कोरिंग पार्ट शुरू हो जाता है, आसानी से कर सकते हो। फोटोन और उसकी प्रॉपर्टी कर लो, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन है, पूरी की पूरी डेफिनेशन, इन तीनों ये चार चीज़ें लिख रखी है, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और स्टॉपिंग पोटेंशियल। डेफिनेशन कोई बड़ी बात नहीं है रटना, एक आध लाइन में रटा जा सकता है, तो इसको रट लो, तो ये नंबर तो नहीं छोड़ोगे ना कम से कम। फिर लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये बहुत काम का है, ये भी रटा जा सकता है, ठीक है। फेलियर, ये सब रटने वाले पोर्शन है, देखो ये सब रटना है, क्या करना है, रटना है। इसके न्यूमेरिकल भी आसान पढ़ते हैं, इसके न्यूमेरिकल भी क्या पढ़ते हैं, आसान। न्यूमेरिकल्स जो होते हैं इसके इजी होते हैं, तो उसको ज़रूर पढ़ना है, ज़रूर करना है, न्यूमेरिकल्स करना है। समझ में आ गई बात, करना है, आसान पड़ता है और कर सकते हैं हम, इसके क्वेश्चन भी आते हैं, हम आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पढ़ना है, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल, ठीक है, कोई इसका स्टेटमेंट वगैरह तो बहुत रेयर चांस है कि कोई पूछे, बट न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल्स पे फोकस करो। समझ में आई बात, पढ़ लेना स्टेटमेंट, एक आध बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैटर वेव जो होता है उसका जो वेवलेंथ है वो पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये स्टेटमेंट है। ये तो क्या आप फार्मूला पढ़ोगे ना तो भी याद हो जाएगा, नहीं तो फार्मूला तो लिख के आ सकते हो, इतना कर लेना। इसके बाद देखो एटम्स, एटम्स के अंदर देखो थॉमसन मॉडल एंड इट्स फेलियर,
देखो नॉट इम्पोर्टेंट, वापस बोल दे रहा हूँ, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है थॉमसन मॉडल, लेकिन उसका फेलियर ये इम्पोर्टेंट है। थॉमसन मॉडल कोई पूछता नहीं है यार कि थॉमसन मॉडल में का स्ट्रक्चर बताओ, कोई नहीं पूछता, लेकिन उसका फेलियर कहाँ वो गलत हो गया, उसका ड्रॉबैक्स क्या है मॉडल के, ये पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल और उसका ड्रॉबैक क्या था। ठीक है, इसमें एक खास चीज़, इम्पैक्ट पैरामीटर अच्छे से रट लेना। इम्पैक्ट पैरामीटर और इसका जो फार्मूला है, इसका फार्मूला भी एक, तो इसका फार्मूला भी अच्छे से देख लेना। ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर और उसका फार्मूला, इम्पैक्ट पैरामीटर और उसका फार्मूला। ठीक है, आगे देखो, फिर उसके बाद देखो बोर्स मॉडल। बोर मॉडल जो वहाँ पे, बोर मॉडल पूरा पढ़ना है अपने को, इसके सारे पॉस्टुलेट पढ़ने हैं, स्पेशली सेकंड पॉस्टुलेट, वो अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, घूम फिर के बार बार आ जाता है, फिर बोल देता है कि डी ब्रॉगली जो हाइपोथेसिस है, क्या डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस सेकंड पॉस्टुलेट को डिराइव करो, क्या डेरिवेशन या ऐसे कुछ, डिराइव सेकंड पॉस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल बाय डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। देखो ये टॉपिक जो है ना, आपको आई थिंक टीचर ने करवा रखा होगा, नहीं करवा रखा है इधर उधर कहीं से पता करो, किताब में भी दिया हुआ रहता है। ये काम का है, याद करना है। स्पेक्ट्रल सीरीज, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फंड, सही। ये जो है इनके किस रीजन में मिलते हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए, लाइमन कहाँ मिलता है, यूवी में मिलता है, लाइमन यूवी में, बामर विजिबल में, और पाशन ब्रैकेट फंड, ये तीनों मिलते हैं आपको आईआर रीजन में। इतना तो पता होना चाहिए। और इसका लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिनिमम कैसे निकालते हैं, इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है। लैम्डा मैक्स का, लैम्डा मिनिमम का, वो फॉर्मूला आप अच्छे से सीख लो, उस फॉर्मूले पे कैसे उसको यूज़ करते हैं, है ना। तो इस पर न्यूमेरिकल अगर आ जाए तो हम कर सकते हैं। आसान है, इजी है न्यूमेरिकल, तो आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में ले आओगे तो इसमें मास्टर हो जाओगे। बहुत लंबी चौड़ी इसमें मैथमेटिक्स नहीं लगानी है, सिंपल फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। अगर मान लो आपको ये दिक्कत आ रही है कि सर मैं तो सॉल्व ही नहीं कर पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, फार्मूला तो आता है ना, फार्मूला लिखो, वैल्यू पुट करना तो आता है ना, वो वैल्यू पुट कर दो, उतना तो कर दोगे तो उसके भी नंबर मिल जाएंगे। समझ में आई बात कि नहीं आई? आगे देखो, फिर न्यूक्लियस के लिए देखिए, न्यूक्लियस वाले चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो ये सारे पढ़ रहे हैं तीनों। अब क्यों? क्योंकि इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछता है, सुनना ध्यान से। जैसे रेडियस है तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ए की पावर 1/3 पे। वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, तो वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है ए पर। फिर डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, भाई डेंसिटी ए पर डिपेंड नहीं करता है, ए पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि डेंसिटी जो है ना, सॉरी यहाँ पे डेंसिटी लिखना था, रो लिखना था, हाँ, डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि कांस्टेंट होता है। और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या तो कितनी होती है, तो 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ये लो, मैंने वैल्यू भी लिख दिया है, रट लो इसको, ये सवाल आते हैं, है ना। फिर उसके बाद मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी, इसके न्यूमेरिकल आते हैं भाई, इसके क्या आते हैं, न्यूमेरिकल, अच्छे से प्रैक्टिस में लाओ। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी और इसका कर्व, अरे यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है। इसके क्या सैलिएंट फीचर वगैरह पूछता है, कि कर्व बनाने के लिए दे देता है कि भाई कर्व बना के दिखाओ। ठीक है, कुछ ऐसा कर्व आता है, ऐसा बना सकते हो यार। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करो, बन जाएगा। फिर इसके बाद न्यूक्लियर फोर्स एंड उसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ये भी रट्टाफिकेशन है, मतलब रटना है, रटा जा सकता है, बड़ी बात नहीं है। फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये भी रटने वाला है टॉपिक, ये भी फैक्टर्स को भी रट सकते हो। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेस एंड देयर डीके, ये भी बहुत काम का है, ये भी रटने वाला पोर्शन है, सब रटने वाला पोर्शन है। तो यानी यहाँ पे स्कोर पार्ट है, ये स्कोरिंग पार्ट है, यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये जो न्यूमेरिकल है ना, ये हो सकता है आपको, देखो इसके जो आसानी से हो सके कर लेना, जो टफ पड़े छोड़ देना, बट इसके न्यूमेरिकल्स इतने भी टफ नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए आपको। कई बार क्या क्वेश्चन को समझने में टाइम लग जाता है, मेरी बात सुनना, इसके न्यूमेरिकल्स इतने टफ तो नहीं है, लेकिन कई बार समझने में टाइम लग जाता है और बच्चा नहीं कर पाता है। तो फिर ऐसे केस में आप पहले एक बार देख लो, अगर आपसे हो सकता है 2-4 क्वेश्चन लगा के देखो, कुछ पैटर्न फिक्स हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को लगा लो, या फिर वो छांट लो ना 4-5 क्वेश्चन, बस उसी टाइप के आएंगे। मैं तो क्या कर रहा हूँ कि भाई आने वाले वीडियो में आपको ऐसा कुछ करके भी दे दूंगा कि भाई ये देखो, ये इस चैप्टर में से ये इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, ये पिछले साल बोर्ड में पूछे गए हैं,
इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये टाइप रट लो। मैं ऐसा कुछ वीडियो प्रिपेयर करने की कोशिश करूंगा टाइम निकाल करके, ताकि आपको हेल्प हो जाए बहुत। इसके बाद देखो लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर के अंदर देखो एग्जाम्पल्स रटने हैं, इनके पूछ लेते हैं, नाम पूछ लेते हैं। एलिमेंट सेमीकंडक्टर क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। फिर पूछते हैं ऑर्गेनिक कौन सा है। देखो अब कंपाउंड में अगर अपन बात करें तो कंपाउंड में दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक, होता है इनऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक पूछ लिया कि इनऑर्गेनिक का कौन कौन सा है, तो कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सेलेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड वगैरह। फिर ऐसे ऑर्गेनिक में पूछ लेता है कि है ना, ये जो ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर होता है, ये इसके है ना, इसमें मोनोमर बताओ। मोनोमर में आ जाता है एंथ्रासीन और वो डॉक्ड थैलोसाइनिन्स। और फिर पूछ लिया कि भाई है ना, इसके ऑर्गेनिक में पॉलीमर कौन सा है, पॉलीमर सेमीकंडक्टर कौन सा है, तो उसके पॉलीपायरोल, पॉलीथायोफिन और पॉलीएनिलिन। तो ये एग्जांपल्स हैं। तो ये नाम पूछ लेता है, तो नाम रटना है, ये बात ध्यान रख लो। इसके क्या, इसके नाम रटने अपने को, ठीक है। उसके बाद इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसमें डोपिंग, ठीक है। तो मतलब डोपिंग अलग से है टॉपिक, डोपिंग का डेफिनेशन वगैरह पता होना चाहिए। नॉर्मल डोपेंट्स क्या होते हैं, डोपेंट्स दो तरह के होते हैं, वो भी अपने को पता होना चाहिए। डोपेंट्स दो तरह के होते हैं ना, एक वो डोनर होते हैं और एक एक्सेप्टर होते हैं, डोनर और एक्सेप्टर। अब डोनर तो वही होगा जो दे सकता है, तो यानी पेंटावेलेंट, डोनर मतलब पेंटावेलेंट वाले, और एक्सेप्टर वो होगा जिसके पास कम होगा, तो वो ट्राईवेलेंट वाला, है ना। तो ऐसे पता होना चाहिए अपने को। फिर एनर्जी लेवल्स दोनों के बनाने के लिए आ जाते हैं कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी लेवल बनाओ, जिसमें फर्मी एनर्जी लेवल भी बनाओ, ठीक है। तो ये काम का है। फिर इसके बाद डिफ्यूजन करंट क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, डिप्लीशन रीजन क्या होता है, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन तो अपन कर ही सकते हैं ना यार, डेफिनेशन तो आसानी से कर सकते हैं, तो उसको कर लेना अच्छे से, ठीक है। फिर है ना आगे देखो रेक्टिफायर्स, इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। लॉजिक गेट पोर्शन नहीं आ रहा तो नहीं करने का, ठीक है। लेकिन नीट और जेई में आता है तो वो तो करना है अपने को, ठीक है। लेकिन जो बोर्ड में नहीं आ रहा तो नहीं करना है, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, इनमें से एक तो श्योर है आएगा, तो श्योर है मतलब आता ही आता है, हर साल रिपीट होता रहता है इधर उधर। ये तो ये फिक्स है, ये करना ही करना है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो करना ही है। समझ में आ गई बात। इस तरीके से देखो हमने पूरे फिजिक्स में ये जान लिया कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे करना है, कौन सा न्यूमेरिकल अटेंड करना है, कौन सा न्यूमेरिकल अटेंड नहीं करना है। इसकी समझ आपको आई होप आ गई होगी। मैंने साथ में लिख भी दिया है, आप इसके वीडियो को बीच बीच में पॉज करके और है ना, फिर उसके जो अभी है ना स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी स्ट्रेटेजी जो है कुछ इस तरीके से बनाओ। देखो मैंने कहा ना, हर बच्चे का कैलिबर अलग है, हर बच्चे का पोटेंशियल अलग है, कोई बहुत होशियार है, कोई थोड़ा सा डल है, लेकिन हर व्यक्ति अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाता है, क्योंकि टाइमिंग सबका अलग अलग होता है ना। जैसे कई तो कोचिंग में 8-8 10-10 घंटे दे रहे हैं, फिर घर पे सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है। और कई बच्चे ऐसे हैं जो घर पे मौज ही कर रहे हैं, ऐसे भी हैं। कोचिंग से बंक मार ले रहे हैं, तो एटलीस्ट वो कोचिंग से बंक मार रहे हैं, उनके पास तो टाइम है ना, अभी से लग जाओ और अभी से पढ़ना शुरू कर दो। देखिए सभी बच्चों को मैं केवल यही कहूँगा कि वीडियो के अंत में कि आप थोड़ी सी मेहनत करें, अपना स्कोर अच्छा बढ़ाएं, अपने घर वालों का, अपने परिवार वालों का, अपने गुरुजनों का जो है नाम रोशन करें। और इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक एंड गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।